नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये अगला क्रम है। जनरल साइंस के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, साइंस का एक टेस्ट पीछे भी दिया जा चुका है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये इसका लेवल 2 है। और पहले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इथोलॉजी जो है ये सांपों के अध्ययन के बारे में हमें बताती है, जबकि हर्पेंटोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस। इसके अलावा सर्पेंटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप दोनों के बारे में पढ़ते हैं। टेरेटोलॉजी जो है उसमें शरीर विकास में आने वाली जो असमानताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। प्रश्न संख्या 1 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। ये जो टेरेटोलॉजी दिया हुआ है इसमें शारीरिक विकास में आने वाली जो बाधाएं हैं, असमानताएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बाकी जितना है गलत है। सर्पेंटोलॉजी जो है इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी जो है इसमें मछलियों के बारे में देखते हैं। और हर्पेटोलॉजी जो होती है उसमें उभयचर यानी जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं, दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई आल्टमैन। आल्टमैन के द्वारा इसमें से कौन सा खोजा गया था। तो किण्वन की खोज यानी फर्मेंटेशन को इन्होंने खोजा था, पेनिसिलिन की खोज की थी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता लगाया था, या गोल्जी काय के बारे में पता लगाया था, गोल्जी बॉडी के बारे में पता लगाया था। इसमें से आप देखकर बताएं। तो सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इन्होंने की थी। बाकी पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, आप जानते हैं। किण्वन के रचयिता या किण्वन के खोजकर्ता लुई पाश्चर हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया उन्हीं के समय से शुरू होती है, उन्होंने इसे पहचाना और इसके पीछे का रहस्य जाना। बाकी कैमिलो गोल्जी के ही नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि गोल्जी काय को खोजा था। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, सी वाले ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो ईएमजी जो है ये मांसपेशियों की जांच के लिए होता है। मैमोग्राम जो है वो वक्ष की जांच के लिए होता है, यानी ब्रेस्ट को जांचने के लिए होता है। कोशिका की जांच के लिए बीएमटी टेस्ट होता है और ईओजी टेस्ट जो है वो आंखों के लिए होता है। तो बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 3 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, बीएमटी वाला। ठीक है, बीएमटी जो है ये कोशिका की जांच के लिए नहीं होता है। ये इसका पूरा नाम अगर आप जानते हैं तो बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये हड्डियों की जांच के लिए होता है, हड्डियों की सघनता नापने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र कौन सा ऐसा है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पुंगा घाटी है, मणिकर्ण है, सूर्यकुंड है और अनहोनी है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो अच्छे अच्छे नाम है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो डी वाला ऑप्शन यानी जो अनहोनी है ये मध्य प्रदेश का है। बाकी आप देख रहे हैं कि जितने भी हैं से पुंगा घाटी है लद्दाख में। पुंगा घाटी की लोकेशन कहाँ है, लद्दाख में। मणिकर्ण की हिमाचल में है और सूर्यकुंड की है झारखंड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले यानी 5वें को देखते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। 1963 और मुंबई दिया है, 1962 और चेन्नई दिया है, 65 और मुंबई और 65 और चेन्नई। अब इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1962 और चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कहा गया कि वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण कितने डॉप्सन यूनिट का है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है। डॉप्सन में उसको नापते हैं, उसकी इकाई है नापने की। तो बताएं 400 डॉप्सन यूनिट है या 500, 300, 200 ऐसे आंकड़ा दिया है। तो करीब करीब ये होता है 300 डॉप्सन यूनिट। और ऐसा कोई क्षेत्र जहां सांद्रण जो है वो 220 से नीचे चला जाता है तो माना जाता है कि वो ओजोन छिद्र का हिस्सा बन गया है, यानी वहां पे ओजोन लेयर जो है वो समाप्त हो रही है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लिया। 300 उसकी एक अच्छी मोटाई मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। जोवाक निम्नलिखित में से किस पशु की नस्ल का नाम है और ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है, साथ में आपको ये भी बताना है। तो इसमें आप देखें जोवाक जो है ना वो सुअर की प्रजाति है, लेकिन ये मिजोरम की है कि नागालैंड की है ये आप इसमें से कंफर्म करिए। तो देखिए ये मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, ये जो जोवाक नस्ल है ना ये मिजोरम में पाई जाती है। तो हम इसमें से बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे महीन ऊन के लिए जानी जाती है। तो ये कच्छी भेड़ है, लोही भेड़ है, चोकला है या फिर मांड्या है। और राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। ठीक है, चोकला। चोकला जो भेड़ की नस्ल होती है इसका जो ऊन है वो काफ़ी महीन होता है। बाकी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए लोही को जाना जाता है और मांड्या जो है वो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो चोकला को चुन लिया, चोकला जो है इसमें सी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी किस्म प्याज से संबंधित नहीं है।
तो प्याज की कौन सी वेराइटी नहीं है? पूसा लाल नहीं है, पूसा रत्ना नहीं है, अर्का कल्याण नहीं है, या फिर नासिक सफ़ेद नहीं है? कौन सी प्याज की नहीं है? तो इसमें जितनी भी किस्मों के नाम आप देख रहे हैं सब तो प्याज की ही किस्म है, अलग अलग जगह की। तो ई वाले को चुन लीजिए। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसके उत्पादन के लिए कितनी औसत वर्षा और तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसमें आप देखें और बताएं। अब देखिए, गेहूं के लिए आदर्श परिस्थिति क्या होती है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें करीब 42। रबी की फसल होती है, मतलब यही सर्दी के मौसम में इसकी वृद्धि का समय होता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा प्राप्त होती है उससे ये लाभान्वित होती है। और औसत तापमान इसको चाहिए होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 का, और करीब 80 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए। कहा जा रहा है कि जारा और एरका ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, स्थानांतरित कृषि जो कि पर्यावरण की शत्रु है। तो ये किस क्षेत्र में प्रचलित है आप बताइए? बस्तर में है, मतलब छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाट में है, दक्षिण भारतीय राज्यों में है, उत्तर पूर्व में है, कहाँ पे है? तो जारा और एकरा जो है ना, ये दक्षिण भारतीय राज्यों में ज़्यादा फेमस है। वहाँ की जो जनजातियां हैं वो बिना सोचे समझे जंगल उजाड़ती रहती हैं। तो इसमें से हम चुनेंगे सी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें। फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और बेसिक यूनिट दी है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं। ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी जो है इसको हम नापते हैं कैंडेला में। प्लेन एंगल को नापते हैं रेडियन में, और सॉलिड एंगल जो है उसको नापते हैं स्टेरेडियन में, यानी घन कोण और समतल कोण की बात हो रही है। अब इसमें आप बताएं सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मात्रक और राशि दिया हुआ है। तो आप देखिए सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कैंडेला को CD से डिनोट करते हैं, स्मॉल CD। ज्योति तीव्रता को इसमें नापते हैं, और बाकी समतल कोण और ठोस कोण वाला भी ठीक दिया है। तो हम ई को चुन लेते हैं और एकदम से आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया है। अब ये स्टेटमेंट वाले में पूछा गया है कि गलत कौन सा है बताइए। तो 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए मीटर स्केल जो है वो काम करती है। उससे छोटा अगर नापना हो या उससे बड़ा तो मीटर स्केल नहीं काम करती है। वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ 10⁻⁻4 मीटर की सटीकता तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी होती है। और 10⁻5 मीटर की जो लंबाई है, यहाँ पे आप घात देखकर खुश मत हो जाइएगा कि 10⁻5 है तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और माइनस का मतलब यह है कि 1/10⁻5, इसका ये मतलब है। यानी एक में आप इतनी बड़ी राशि से जब भाग देंगे तो जो छोटी सी क्वांटिटी मालूम होगी उतना छोटा, तो ये काफ़ी छोटी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 10⁻5 मीटर तक की लंबाई नापने के लिए एक स्क्रू गेज और एक स्फेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब मापक यंत्रों के नाम हैं। अब ये आपको इसमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा मापक यंत्र किस रेंज में लंबाई को या दूरी को नाप सकता है। और बहुत बड़ी दूरियां अगर नापनी है तो उसके लिए, जैसे कि ग्रह और तारों के बीच की दूरी, पृथ्वी और ग्रहों के बीच की दूरी, तो प्रत्यक्ष रूप से मीटर पैमाने की सहायता से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा भी दिया हुआ है। तो बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए इसमें अगर देखें ना तो बाकी जितने भी दिए हुए हैं सब सही है। ज़्यादा उलझाव वाली चीज़ें जो है वो आमतौर पर ठीक होती हैं, उसमें गलती की संभावना कम होती है। जो सीधा दिया रहता है उसी में गड़बड़ रहती है। तो डी वाला। खगोलीय दूरियों को नापने के लिए मीटर पैमाना, क्या आप स्केल लेकर वहां जाएंगे? वो संभव नहीं है। ठीक है, तो खगोलीय दूरियों को नापने के लिए पार्सेक और प्रकाश वर्ष जैसी जो मापक इकाइयां हैं बड़ी वाली, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। इसमें देखिए, और जो प्रकाश वर्ष और पार्सेक में नापते हैं तो उसमें भी जो विधि इस्तेमाल करते हैं वो लंबन विधि कहलाती है, और लंबन विधि का इस्तेमाल करके ही हम उसे नाप सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14वें में कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए के ऊपर एक टोपी पहनाकर जीरो जैसी व्यक्त किया जाता है, तो उससे करते हैं। ये दूरी नापने का तरीका है। तो बताएं कि ये सही दिया है या नहीं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। एक फर्मी जो है उसमें 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और एक माइक्रॉन में 10⁻6 सेंटीमीटर होता है। सही कौन सा है? तो 14वां जो आप देख रहे हैं एकमात्र सी वाला सही दिया है। फर्मी वाला ठीक दे रखा है, बाकी जितने हैं सब गलत हैं। जैसे कि 1 नैनोमीटर में, पहले तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं, आप जानते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻3 होगा। अब उसी आधार पे कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 माइक्रॉन में 10⁻4 सेंटीमीटर होता है, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और बढ़ा दीजिए, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, और 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। फर्मी वाला ठीक दिया था। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म? चुंबकशीलता की इकाई इसमें से कौन सी है? पास्कल प्रति मीटर है, फैरड प्रति मीटर है, हेनरी प्रति मीटर है, कि जूल प्रति मीटर है? कौन सा होगा? अब ये जो 15वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आप हेनरी पर मीटर को चुन लीजिए। ये जो है ये एसआई व्युत्पन्न मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखकर भी मालूम हो रहा है मूल मात्रकों से ही इसको निकाला गया है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। यहाँ यंत्र और आविष्कारकों का नाम दिया है, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेटर की खोज की थी हैरिसन और कैटलीन ने, और स्विंगटन ने खोजा था मिलिट्री टैंक को। स्पेक्ट्रमदर्शी जो है, स्पेक्ट्रोस्कोप जिसे आप कहते हैं, उसको बुनसेन ने खोजा था, मतलब इजाद किया था असल में। और पार्सन्स जो है उन्होंने पैराशूट खोजा था। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 16,
ये जो पैराशूट वाला दिया है ये गलत दिया है। एजी गॉर्नरिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कम ये ऐसे ही खोज करता थे, जो कि रैंडम खोज किया करते थे, तो उन्होंने पैराशूट की खोज की थी। ठीक, तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं जो कि गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संबंधित है। तीनों नियम आपको पता होने चाहिए, उससे संबंधित उदाहरणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। चलती हुई बस का अचानक रुकना जो होता है उससे बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, और रुकी हुई गाड़ी अगर एकाएक चलती है तो पीछे की ओर सीट पर ऐसे फेंक दिए जाते हैं, मतलब पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे खींचता है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। अब बताइए कि दूसरा नियम कहाँ पर काम कर रहा है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो सिर्फ जो क्रिकेट के खिलाड़ी वाला इसमें उदाहरण दिया है ना, उसी में काम कर रहा है, पीछे की ओर खींचने वाला। बाकी जो है, जैसे आप चलती हुई बस का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो वो जड़त्व के नियम पर आधारित है, यानी पहला नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके हिसाब से आप बंदूक से गोली दाग रहे हैं, तो गोली पर बंदूक जोर लगा रही है, बल लगा रही है, तो गोली भी जो है विपरीत दिशा में बंदूक पर बल आरोपित कर रही है, तो बंदूक पीछे की ओर हट रही है। तो ये वाला जो नियम है ना, ये तीसरा है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। कहा गया कि भार से संबंधित कुछ कथन दिए हैं, उस पर आप गलत विकल्प का चयन करके बताइए। तो भार के बारे में यानी वेट के बारे में दिया हुआ है। बताइए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो कि किसी वस्तु पर लगता है उसको हम कहते हैं उस वस्तु का भार, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से आप देख रहे हैं ना, जो सी वाला है, भार एक अदिश राशि है। भार तो एक सदिश राशि है और ये नीचे की ओर लगता है हमेशा। आप देखते हैं m/g। हाँ, अगर ये कहता कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है तो बात ठीक रहती। और ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जी का मान कन्वर्ट होता रहता है। यम तो हमेशा स्थिर रहेगा, वो हर जगह चाहे जहाँ रखिए, लेकिन जी का मान कन्वर्ट होगा। तो जी का मान जब चेंज होगा तो उसी हिसाब से भार भी परिवर्तित होगा। तो ये अदिश नहीं बल्कि सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। दोनों चीज एक साथ दी है तो कोई एक ही सही हो सकती है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान न्यूनतम होता है, मतलब 0 होता है, केंद्र पर 0 हो जाता है। अब इसमें से बताइए गलत कौन सा है। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि बी और सी, ये दोनों जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है। तो कौन सा गलत होगा वो आप खोज कर बताइए। 19वां सी वाला जो है वो गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो है, यहाँ आप देख रहे हैं सी वाले को, विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है। और न्यूनतम क्यों होता है? क्योंकि केंद्र से वहां पर सर्वाधिक दूरी होती है। पृथ्वी चारों ओर से बराबर गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है। और ध्रुवों पर चपटी का मतलब यह है कि केंद्र से वहां पर दूरी कम है, वहां जो उसकी रेडियस है ना वो छोटी है, तो वहां पर ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी, मतलब जी का मान वहां ज्यादा होगा। और जो इक्वेटर है वहां पे सबसे ज्यादा बल जाता है, उभारा जाता है, तो वहां पे ये रेडियस सबसे बड़ी हो जाती है, जैसे इलिप्स में होता है। हालांकि पृथ्वी इलिप्टिकल शेप की नहीं है कंप्लीटली, ये जियोइड शेप है, बीच की आकृति है। तो ये वाली रेडियस जो है ये ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर देखें जी का मान सबसे कम होता है और केंद्र पर 0 हो जाता है। फिलहाल सी वाला गलत। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द्रव दाब के नियम से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो फ्लूइड प्रेशर का जो नियम है, लॉ ऑफ फ्लूइड का, तो इसमें आप देखकर बताएं, द्रव के भीतर एक क्षैतिज स्थल पर या क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब यानी जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वल होता है, या फ्लूइड का प्रेशर जो है वो इक्वल होता है, ऐसा कहा गया। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज द सेम इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। और इसके बाद ये कहा गया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। ये आपका सी वाला स्टेटमेंट है। और उसके बाद डी वाला आपसे कह रहा है कि द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। मतलब ये आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो अब इसमें से आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। 20वां और प्रश्न संख्या 20 जो आप देख रहे हैं, इसमें से आप ई वाले को चुन लीजिए पहले, तो जिसमें कि एक से ज्यादा या नहीं वाला विकल्प चुनने की सुविधा होती है। असल में द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब जो है वो समान होता है, तो ठीक बात है। साथ में ये भी है कि भीतर कोई बिंदु अगर दिया है उस पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में अगर देखें तो भी बराबर होगा, वो भी ठीक बात है। और द्रव पर लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है, ये भी ठीक है। तो इसमें सारी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। और पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ एलॉय दिया है और उसका कंपोजिशन दे रखा है, जैसे कि मुद्रा धातु यानी करेंसी मेटल जो होता है उसमें कॉपर, स्टील और फास्फोरस मिलाते हैं। कांसे में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो कांसे में मिलाते हैं कॉपर और स्टील, ऐसा दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर में हम लोग कॉपर, स्टील और जिंक का इस्तेमाल करते हैं। पीतल में कॉपर और जिंक मिलाते हैं। तो कौन सा गलत है आप बताइए। 21 का भी ई चुन लीजिए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा गलत है। ठीक है, इसमें आप ई वाले को चुन लीजिए। देखिए ई वाले को चुना।
प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सा वायुमंडल में सबसे लंबे जीवन चक्र तक रहती है, मतलब उसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो जलवाष्प सबसे लंबी अवधि तक रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, मीथेन रहती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड रहती है, कौन सी रहती है। तो ये जो 22वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका जीवन चक्र जो है वो सबसे लंबा होता है और जो लंबे समय तक रहती है, अगर वो अच्छी गैस नहीं है मतलब नुकसानदायक है, तो वो लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाएगी। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं, क्लाउड रेन कहते हैं, स्काई सीडिंग कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, मतलब बादल के बीज हम लोग बोते हैं, बदले में हमें वर्षा प्राप्त होती है, तो क्लाउड सीडिंग ये प्रोसेस होता है। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया कि समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी 2 गैसें होती है जरा बताइए। प्योर ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते, तो इसमें क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं, फ्लोरीन मिलाते हैं कि क्लोरीन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं। देखिए 24वां इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। और गहरे समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो इनको आप उनके साथ टैंक में भरकर भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादा दाब पर हीलियम जो है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा पानी जो रक्त होता है मनुष्य का उसमें कम विलेय होती है। ये रीज़न होता है कि इसको मिलाते हैं। तो इसमें से ऑक्सीजन और हीलियम वाला जो ऑप्शन है यानी बी वाला उसको चुनते हैं। इसके बाद 25वें को देखते हैं। यहाँ पर कुछ कैटालिस्ट का नाम दिया है और इसमें पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो निकिल जो है ये वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के तौर पे इस्तेमाल होता है। और लौह चूर्ण यानी लोहे का पाउडर जो है वो अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है उसमें यूज़ किया जाता है। और गर्म एल्यूमिना का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल से ईथर बनाने के प्रोसेस में। मतलब केमिकल रिएक्शन में ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं और बदले में उसमें जाकर ये खुद मिक्स नहीं होते, अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। तो अब बताइए 25वें नंबर के क्वेश्चन में इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसका अगर आप देखें तो इसका डी वाला ऑप्शन होगा। जितने दिए हैं वो सभी सत्य हैं, तो उपर्युक्त सभी का विकल्प इसमें डी में दिया हुआ है, उसको हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो जिप्सम जो है इसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। लॉफिंग गैस असल में नाइट्रस ऑक्साइड होती है। गैलेना हम कहते हैं लेड सल्फाइड को, और लाल सिंदूर जो है वो असल में रेड लेड होता है। तो इनका रासायनिक नाम और प्रचलित नाम दिया है, बताइए इसमें गलत कौन सा है। 26वां करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। जिप्सम जो है असल में कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसमें से जो ये कॉपर सल्फेट दिया है ना ये वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 27 यहाँ कहा गया कि प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा का प्रतिशत रक्त में कितना होता है ये आपको बताना है। तो 35% होता है, 55 होता है, 65 होता है, 80 होता है। प्लाज्मा होता कितना है, तो 55% होता है। ठीक है, तो इसमें से आप चुनेंगे बी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपोटोनिक घोल में रखी हुई कोशिका फट जाती है, तो ये कोशिका होनी चाहिए मतलब किस चीज़ की होनी चाहिए। ये पशु कोशिका होनी चाहिए, कवक कोशिका होनी चाहिए, पादप कोशिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये ब्रस्ट कर जाती है, तो ये कौन सी सेल है। प्रश्न संख्या 28 ये एनिमल सेल होती है। ठीक है, इससे पहचान में आ जाता है कि ये एनिमल सेल। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को ऊपर ले जाने के लिए एक पौधे के नीचे की ओर ऊपर ले जाने के साथ ही एक पौधे में नीचे की ओर ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सबस्टेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन अ प्लांट। ये जाइलम होता है, कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम होता है या ट्रैकिड्स होता है, क्या चीज़ होती है। मतलब ये पदार्थों को ऊपर नीचे सप्लाई करने के काम में आता है। 29 करेक्ट आंसर इसका फ्लोएम होगा। ठीक, जल संवहन उत्तक जो होते हैं उनको जाइलम कहा जाता है, बाकी पोषक पदार्थों का संवहन फ्लोएम उत्तक करते हैं, तो ये पौधों के उत्तक होते हैं। फिलहाल इसमें फ्लोएम को आप चुनेंगे और ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद 30वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। इरेप्सिन जो है इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको तलाशना है। तो इरेप्सिन जो होता है ये वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज का काम मोल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है असल में। लैक्टोज का काम होता है लैक्टेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलना। और सुक्रोज का काम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलना। अब इसमें आप देखकर बताएं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये अलग अलग जो रसायन दिए हुए हैं के नाम आप देखें। और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। जो इरेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टोज और अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, मतलब ये क्या काम करता है, प्रोटीन और पेप्टोज जो है इसको अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन गलत दिया था, फैटी एसिड नहीं बल्कि अमीनो एसिड। 31 को देखते हैं। कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। स्तनधारियों का समूह सबसे बड़ा है या पक्षियों का या कीड़े मकोड़ों का या फिर जो उभयचर है उनका। और 31 का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। जो इंसेक्ट है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और उनकी वैरायटी सब कुछ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद 32वें नंबर के प्रश्न को देखें। द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब जो इलेक्ट्रिक इस्त्री होती है यानी प्रेस होता है उसको बनाने में किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किन एलिमेंट से वो बना होता है। आयरन, निकिल, नाइक्रोम, टंगस्टन, आप बताइए।
तो इसमें जो यंत्र होता है, तंतु इसके होते हैं, वो असल में किस पदार्थ से बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं, निकिल से। गर्म होने के बाद वो ताप संहिता रखते हो, तापमान को धारण करने की क्षमता रखते हो और आसानी से भंगुर ना हो, टूटने वाले ना हो, तो ऐसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल नाइक्रोम के तंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से आप देखें नाइक्रोम। इसके बाद 33 को देखते हैं। ऐसे बल्ब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो उसके तंतु होते हैं, यानी उसके जो फिलामेंट होते हैं, उसको बनाने के लिए जो एडिशन वाला बल्ब था, उसमें किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बताइएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। तो विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली जो अदृश्य किरणें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये इनविजिबल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती हैं, इंफ्रासोनिक होती हैं, या फिर इंफ्रारेड होती हैं। ये इनविजिबल होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और 33 का जो करेक्ट आंसर है वो इंफ्रारेड हो जाएगा। ये इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, रेज होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 आपसे पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जो कि वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से भी ऊष्मा का हस्तांतरण कर सकती है, मतलब उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी उसी प्रकार से ऊष्मा का लेन देन कर सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसमें आप देखकर बताएं। और 34 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर रेडिएशन होगा। रेडिएशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये किरणें ऐसे ही चलती हैं। तो आराम से आप रेडिएशन को लगा दीजिए। अब इसमें मजे की बात यह है कि जो हिंदी वाला विकल्प है उसमें 2 रेडिएशन दिए हैं, तो आप इसमें से डी वाले को चुनेंगे, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद 35 को देखते हैं। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, और ये किसमें, माफ कीजिएगा, शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है, एक्स्ट्रा जो होता है। और वो कहाँ पर एकत्रित होता है, वो जगह आपको बतानी है। ये फेफड़ों में इकट्ठा होता है, गुर्दे में इकट्ठा होता है, या फिर आपके पेट में इकट्ठा होता है, यकृत में इकट्ठा होता है, कहाँ पे होता है? और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 35 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो 35वां है इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। ये यकृत में इकट्ठा होता है। और इधर जरा आप 35वें को देखें, इसमें पीएच वैल्यू पूछी जा रही है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक सबस्टेंस कौन सा होगा। तो लेमन जूस दिया है, विनेगर दिया है, बियर दिया है और वाइन दिया है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखकर बताएं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप अंग्रेजी वाला देख लीजिए। जो मोस्ट एसिडिक सबस्टेंस है पीएच वैल्यू के बेसिस पे, वो आपको देखकर बताना है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बताइए इसमें से किसकी पीएच वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है, मतलब एसिडिक सबस्टेंस है। मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या है कि 7 से जितनी ज़्यादा कम रहेगी एसिडिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो इसमें से कौन सा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी के आधार पे, ये आपको जवाब देना है। और इसके बाद जो 36वां क्वेश्चन है, यहाँ नीचे आप देखें तो हिंदी वाला इधर देख लीजिए और अंग्रेजी वाला इधर दिया है, दोनों अलग अलग है। यहाँ भी ये थोड़ा सा छापने का मिस्टेक है। तो थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, मतलब ये जेनेटिक होता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ को प्रभावित करता है। किस चीज़ को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है, फेफड़े को करता है, रक्त को करता है, या हृदय को करता है? ये किस पर प्रभाव डालता है? तो थैलीसीमिया का प्रभाव किस पे होता है? रक्त पे होता है मनुष्य के। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। और यहाँ आप 36वां देख रहे हैं, पीएच वैल्यू के आधार पे मोस्ट एल्कलाइन सबस्टेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो मनुष्य की लार ऐसी होती है, सबसे जो ज़्यादा एल्कलाइन होता है वो इसमें से चुनना है। तो लार होती है, या फिर बेकिंग सोडा होता है, या मनुष्य का रक्त होता है, कि अंडा होता है, ये भी आपको आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे। उसमें पीएच वैल्यू के आधार पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है और इसमें सबसे ज़्यादा एल्कलाइन कौन सा है। इसके बाद 37वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कार्सिनोमा कैंसर जो है ये त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में हो सकता है। और सार्कोमा जो है ये रक्त पेशियों, उपास्थि और अस्थियों में होता है। लिम्फोमा जो है वो अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत इत्यादि में होता है। और ल्यूकेमिया जो है ये आरबीसी की संख्या के बहुत ज़्यादा बढ़ने से होता है। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। 37 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ये ल्यूकेमिया वाला जो ऑप्शन दिया है, ठीक, ये WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने से होता है, न कि RBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो जाता है। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 38 को देखते हैं। 38 में कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। डिप्थीरिया ये होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम के जीवाणु की वजह से, मतलब उसका कारक जीवाणु विषाणु दिया हुआ है। टाइफाइड जो है ये कोरोनी बैक्टीरियम नाम का, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का जीवाणु होता है, उसकी वजह से होता है। ट्रैकोमा या रोहा जो रोग है ये असल में क्लेमाइडा ट्रैकोमेटिस जीवाणु की वजह से होता है। और टिटनेस जो है ये बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है। 38 को आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। ट्रैकोमा या रोहा जो है ये क्लेमाइडा ट्रैकोमेटिस जीवाणु की वजह से होता है। यही वाला एकमात्र ठीक दिया है, बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें आप सी वाले ऑप्शन को इसमें पकड़ सकते हैं। वैसे भी ये पहचान में आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देखें तो टिटेनी वाला जो है वो टिटनेस से मिला लेंगे, बाकी टाइफाइड और डिप्थीरिया का इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि तने का रूपांतरण निम्नलिखित में से कितने प्रकार से हो सकता है। रूपांतरण होता है तो कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से, 3, 4, 5। अब इसमें आप देखकर बताइए।
तो देखें इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो तीसरा है। 3 प्रकार से होता है, मतलब 3 उसके तरीके हो सकते हैं। एक तो भूमिगत होता है, दूसरा वायवीय होता है, फिर उपवायवीय होता है। तो ऐसे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो 3 प्रकार से होता है, बी को हमने लगा लिया। इसके बाद 40वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी जो कथन दिए हैं उन पर विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। तो ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, यानी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, और इनकी जो चाल होती है ध्वनि तरंगों की, वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है, और ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में इनकी जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 40, जो सी वाला ऑप्शन है वो ठीक है। वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना ज़्यादा तेज गति से जो ध्वनि है वो गमन करती है। ठोस में इनकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है। माध्यम की सघनता ज़्यादा हो जाती है, तो इन्हें आराम से चलने का मौका मिलता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो गड़बड़ है। देखिए ये उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर ये गमन करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वायु और स्टील चाहे वो जिसमें भी चलें एक समान बर्ताव करती, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो बात ये ठीक नहीं है। और ये अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और बाकी ये कि इनकी जो चाल होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इनकी रफ्तार बढ़ती है, और ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में ये ज़्यादा होती है। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखते हैं। साउंड का सोर्स दिया है और उसकी इंटेंसिटी डेसिबल में दी हुई है। तो फुसफुसाहट की जो आवाज़ होती है वो 40 से 60 डेसिबल का शोर उत्पन्न करती है। जोरदार अगर कोई बातचीत कर रहा है तो 70 से 80 डेसिबल के बीच में होता है। भारी मोटर वाहन गुजर रहे हैं तो 90 से 95 डेसिबल, और ऑर्केस्ट्रा की जो ध्वनि है वो 100 से 110। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए होगा। जो फुसफुसाहट की ध्वनि है वो इतनी भी तेज नहीं होती है। अब ये है कि ये हर आदमी पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि 15 से लेकर 20 डेसिबल के बीच में ये होती है, तो ये सामान्य ध्वनि होती है। 40 से 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 42 को देखते हैं। हल्दी का रंग निम्नलिखित में से कौन से वर्णक की वजह से होता है। तो बताएं इसमें पिगमेंटेशन कौन सा होता है। ये एंथोसाइनिन का होता है, कैरोटिन का होता है, जैंथोफिल का होता है, लाइकोपिन का होता है, किसका होता है। तो जैंथोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो कि हल्दी में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो सी वाले ऑप्शन को हमने बाहर कर दिया। अब देखें 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अब ये जो डिसऑर्डर है इसके पीछे कौन सा कीट जिम्मेदार होता है, कौन से इंसेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है, या सीसी फ्लाई जो होती है उसकी वजह से होता है, रेड फ्लाई या हाउस फ्लाई, किसकी वजह से, मतलब कोई मक्खी जिम्मेदार होती है, तो कौन सी मक्खी होती है। तो आप जानते हैं कि ये सीसी मक्खी होती है जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। बाकी घरेलू मक्खी भी बहुत सारी बीमारियां फैलाती है, जैसे टाइफाइड, हैजा, डायरिया, इस तरह की बीमारी। और रेड फ्लाई जो होती है वो ब्यूबोनिक नाम की डिजीज के लिए उत्तरदायी होती है। और काला जार होता है सैंड फ्लाई की वजह से, बलुआ मक्खी उसको कहा जाता है। फिलहाल इसमें आप सीसी को चुन लेंगे। इसके बाद 44 को देखते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसकी गुणवत्ता भी उच्च होती है। अब बताइए कौन सा है। बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथेसाइट है, पीट है। तो आप जानते हैं कि एंथ्रेसाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है करीब 90 से लेकर 98, और ये उच्च गुणवत्ता का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर ही तय किया जाता है। तो ये एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है। सी वाले ऑप्शन को हमने बाहर कर लिया। 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अल्कोहली पेय में, यानी पीने वाले पदार्थ में, अल्कोहल की मात्रा 9 से लेकर 16% की होती है। अच्छी खासी मात्रा नहीं है। अब इसमें आप देखें ये साइडर होता है, सैम्पेन होता है, ब्रांडी होती है, जिम होता है, इसमें से कौन सा होता है। तो 45 का करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। ये शैम्पेन है। साइडर में अल्कोहल की जो मात्रा है वो 2 से लेकर 8.5% के आसपास होती है। शैम्पेन में होती है 9 से 16, और जो ब्रांडी होती है उसमें अच्छी खासी होती है, 35 से 60 तक हो सकती है। जिम में जो है 40 से लेकर 50 के बीच में होती है। तो बी वाले ऑप्शन को हम बाहर करते हैं, शैम्पेन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखिए। कहा गया कि माइक्रोकास्मिक साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो ये Na2CO3 है, और एक चीज़ पूछी गई है कि ये किसका प्रमुख यौगिक है, मतलब ये किसका मेन कंपाउंड है वो भी बताना है। तो ये सोडियम का मेन कंपाउंड है, और साथ में यहाँ फार्मूला दिया है NaNH4 HPO4.4H2O, उसके साथ NaCl है और NaOH है, साथ में कार्बन, सोडियम, ये सब दे रखा है। तो कुल मिलाकर विकल्प आप देख रहे हैं। बताइए ये माइक्रोकास्मिक साल्ट जो है इसके बारे में देखें, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो 46 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये लंबा वाला फार्मूला आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सबसे लंबा जो है NaNH4 HPO4.4H2O, आपने छोटी कक्षाओं में बहुत रटा होगा, और सोडियम का ये यौगिक। इसके बाद आगे बढ़ते, जब ये फार्मूला आपको पता है तो आप आराम से पता लगा लेंगे कि ये किसका यौगिक, वो देखकर मालूम हो रहा है। इसके बाद 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा क्रियाशील या अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कि टिन होता है। 47 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम इसमें जितनी भी धातुएं दी हुई हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, तो एल्यूमिनियम को हम इसमें से बाहर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब खाना बनाने या खाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है, और मानव शरीर में कुल मिलाकर कितनी मांसपेशियां होती हैं। ये दो चीज़ आपको बतानी है।
और 48 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। देखिए 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का, और कुल मिलाकर 639 पेशियां, मांसपेशियां मानव के शरीर में होती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। 49वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ओराइजा सटाइवा जो है वो साइंटिफिक नाम है कौन सी फसल का, और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये किस फसल का वैज्ञानिक नाम है। ये दोनों चीजें आपको बतानी है, तो आप देखकर बताइए। तो आप जानते हैं कि धान यानी जो चावल है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा, और सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे जो ए वाला ऑप्शन है उसको। तो ए को चुना और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी दो फसलों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो फैमिली इसमें मिला लीजिएगा। देखिए टमाटर गेहूं दिया है, तंबाकू गेहूं दिया है, तंबाकू आलू दिया है। तो तंबाकू आलू वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तंबाकू में भी 48 होती है, आलू में भी 48 होती है, गेहूं में थोड़ी कम होती है, 42 होती है। तो तंबाकू और आलू वाला विकल्प यानी टोबैको और पोटैटो, ये देखिए राइमिंग वर्ड भी मैच कर गया, इसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद 51 को देखते हैं। 51 में आपसे पूछा गया कि रतौंधी जो रात में दिखाई देना बंद हो जाता है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन ए है, बी है, सी है और के है। तो स्पष्ट है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ए वाले को पकड़ लेंगे, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। कौन सी बीमारी विषाणु के कारण होती है। तो एड्स विषाणु की वजह से होता है, डेंगू होता है, या फिर पोलियो होता है, टाइफाइड होता है। कौन सा रोग जो है वो विषाणु की वजह से होता है। अब इसमें देखिए ई वाले ऑप्शन को चुनिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा जो है वो विषाणु की वजह से होते हैं। आप जानते हैं कि एड्स जो है वो इसमें विषाणु की वजह से होता है। बाकी आप देख रहे हैं डेंगू भी और पोलियो भी, लेकिन टाइफाइड जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं। तो ए, बी और सी, यानी ई वाला चुनेंगे कुल मिलाकर। इसके बाद 53 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट फॉर एसिड्स। अम्लों के बारे में यहाँ पर कथन दिए हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग चमड़े की कमान के लिए होता है। ठीक, इसके बाद पहली बारिश में यानी जो पहली वर्षा होती है, कहा जाता है कि उसके पानी में नहीं भीगना चाहिए, तो उसमें HNO3 घुला रहता है। और कार की बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है ये भोजन परिरक्षक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग में ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अब बताइए कि अम्लों के बारे में इसमें से सत्य कथन कौन सा है। 53 को आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि जितने दिए हैं वो सभी सत्य हैं, कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद 54 को देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रोटेटिंग स्पेसक्राफ्ट। मतलब कोई घूमता हुआ अंतरिक्ष यान है, उससे बाहर अगर किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा उसके साथ, मतलब वो कैसा बर्ताव करेगी। वो पृथ्वी पर गिर जाएगी, या बहुत तेज रफ्तार में घूमने लगेगी, बहुत धीमी रफ्तार में घूमेगी, या अंतरिक्ष यान के समकक्ष गति से वो चक्कर लगाने लगेगी। उसमें क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर घूमते हुए अंतरिक्ष यान से बाहर कोई चीज़ हम छोड़ते हैं तो वो अंतरिक्ष यान के ही समकक्ष गति में घूमना शुरू कर देगी, चक्कर लगाना वो भी स्टार्ट कर देगी, और इसलिए हम डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 55वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है आप बताइए। तो आप 55 को देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव हो जाता है जिसकी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसमें से आप ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आप प्रकीर्णन शब्द को खोजने लगेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा। तो प्रकीर्णन का सबसे सही जो सरल अर्थ होता है वो होता है बिखरना। तो उस आधार पर आप इसमें से ए वाले को चुन लेंगे, स्कैटरिंग। इसके बाद 56 को देखते हैं। कहा गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेनबो एट 12 नून, मतलब 12 बजे दोपहर में एकदम ठीक इंद्रधनुष की दिशा क्या होगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हमें इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। तो ये पश्चिम में बनेगा, पूर्व में बनेगा, उत्तर में बनेगा कि दक्षिण में बनेगा। देखिए इसमें जो वर्षा की बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती है, और उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। यही प्रोसेस होता है। तो अब उस आधार पर आप दिशा तय करें। तो देखिए 56 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ई वाला, 12 बजे इंद्रधनुष की दिशा। अब ये बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कि 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई भी देगा या नहीं देगा, मतलब दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिख सकता है अथवा नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 57 को देखिए। ठोस कपूर से वाष्प बनने की विधि क्या कहलाती है। मतलब अगर कोई ठोस चीज है और वो सीधे सीधे लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा सीधा गैस बन जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ये क्या होता है, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, इवेपोरेशन स्टीम प्रोसेस होता है, या फिर सब्लिमेशन होता है। तो यही तो होता है सब्लिमेशन, जिसमें कि ठोस से सीधे सीधे गैस में कन्वर्जन हो जाता है। कपूर की टिकिया हवा में घुल गई लोग कहते हैं, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद 58 को देखते हैं। महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण यानी भारी आवाज और दाढ़ी मूछों की ग्रोथ जो है, इसका अगर प्रकट होना दिखता है तो इसको हम क्या कहेंगे। ये गाइनोकोमास्टिया होता है, या एस्ट्रोजन का ज़्यादा असर होता है, या वेरलिज्म होता है, या फिर अतिश्रवण होता है, मतलब जो हाइपर सिक्रेशन है वो दिखाई देता है। तो बताइए इसमें से कौन सी चीज़ होती है। 58 और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वायरलिज्म होता है, और ये महिलाओं में ज़्यादातर जो एंड्रोजन्स होते हैं उनके ज़्यादा श्रावण की वजह से होता है, मतलब उसी का दुष्परिणाम होता है। ज़्यादातर महिलाओं में ये नहीं देखा जाता है, कुछ महिलाओं में भारी आवाज़ और दाढ़ी मूछों जैसी जो उगने की स्थिति है वो देखी जाती है। तो कुल मिलाकर हम चुनेंगे किसको, सी वाले को चुनेंगे और आगे चलेंगे। 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि हार्मोन्स और एंजाइम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो हार्मोन का आणविक भार ज़्यादा होता है और एंजाइम जो है वो रासायनिक रूप से कोलाइडी प्रोटीन होते हैं। हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते और एंजाइम जो है ये एंजाइमों का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है। अब आपको ये बताना है कि दोनों के बारे में गलत क्या है, जो गलत चीज़ कही गई है वो आपको पकड़ कर बाहर करनी है। तो आप जानते हैं कि हार्मोन्स जो है उनका आणविक भार कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और यही चीज़ यहाँ गलत कही गई। एंजाइम्स का आणविक भार बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये दिया होता है कि एंजाइम, तो वो भी सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो ए वाले को चुना। आगे बढ़ते हैं। 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटे आकार की, वो कौन सी होती है बताइए। स्मॉलेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उस इसमें से कौन सी है? थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या पिट्यूटरी है, या फिर थाइमस है? कौन सी होगी? तो आप भी जानते हैं कि सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है और ये सबसे श्रेष्ठ होती है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, 61 को देखते हैं। कठोर जल से संबंधित कुछ यहाँ पे कथन दिए हैं, गलत की तलाश आपको करनी है। तो ऐसे पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ लवण घुले होते हैं और ये कठोर बन जाता है। ठीक, इसके बाद आप देखें, कठोर जल और मृदु जल के बारे में आपने पढ़ा है। ये विभिन्न औद्योगिक संरचनाओं में इस्तेमाल होता है। इसकी जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और स्थायी कठोरता अगर पानी में है तो उसमें क्लोराइड की उपस्थिति भी होती है, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। तो ये सब दिया है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। तो आप जानते हैं कि जो इसकी स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है, ना कि बाइकार्बोनेट की वजह से। तो ये वाला जो बारीक यहाँ अंतर है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। एक झटके में अगर आप पढ़कर निकल जाएंगे तो ये अंतर नहीं खोज पाएंगे। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मोनल मेटल जो होता है इसको निकेल और कॉपर के मिश्रण से बनाया जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो मोनल मेटल है इसको कौन सी चीज़ों की मिलावट करके बनाया जाता है। तो मिश्रण क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, वो पूछते हैं। अब बताइए कि इसमें निकेल का अमाउंट कितना होता है। निकेल और कॉपर मिलाते हैं तो निकेल कितना मिलाते हैं वो बताइए। तो मोनल मेटल जो है इसमें दोनों का मिश्रण होता है। 70% इसमें निकेल होता है और बाकी 30% इसमें कॉपर होता है। मतलब एक का अगर आप यहाँ बता देते हैं तो दूसरा अपने आप वहाँ क्लियर हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो रासायनिक भट्टियों में, संयंत्रों में इस्तेमाल करते हैं और विमान उद्योग में भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें से हम करेक्ट आंसर चुनेंगे ए वाले को। 70% इसमें निकेल होता है। इसके बाद 63वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है। तो आप बताएं, दुर्बल अम्ल रहे और प्रबल क्षार रहे तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 63वें का आप सी चुनेंगे, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं क्षारकीय लवण, यानी बेसिक साल्ट। ठीक है, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? बेसिक साल्ट कहते हैं। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोर देन 7 को चुना। 64 में पूछा जा रहा है कि जो सूची दी है उसमें कुछ अम्लों के नाम दिए हैं और वो कहाँ पाया जाता है, उसका स्रोत दिया हुआ है, प्राकृतिक स्रोत। अब बताइए कि इसमें कौन सा गलत है। तो एसिडिक अम्ल जो है वो सिरके के अंदर होता है। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में होता है। एस्कार्बिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला, नींबू कुल के जितने पौधे होते हैं उनमें। और ऑक्जेलिक जो है ये पालक में पाया जाता है। तो बताइए इसमें गलत कौन सा है। जितने भी दिए हैं सभी सही हैं, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, और इसीलिए हम किसको चुन रहे हैं? ई वाले को चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 को देखिए। इसमें पूछा गया कि हैलाइडों की प्रवृत्ति से संबंधित कुछ कथन दिए हैं। अब आपको गलत की तलाश करनी है। तो किसी तत्व के हैलोजन तत्वों के साथ बनने वाले यौगिक को हैलाइड कहते हैं। मतलब उसमें एक जो फैक्टर है वो क्या होता है? हैलोजन्स होते हैं, उनकी फैमिली में से कोई तत्व होता है, और दूसरा कोई दूसरा तत्व होता है, तो दोनों को मिलाकर बनता है हैलाइड, ऐसा कहा गया। और आवर्त सारणी में अगर दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, ठीक है, मतलब दाहिने ओर से बाएं की ओर गति करते हैं, तो हैलाइडों का जो आयनिक लक्षण है, ठीक, मतलब उनके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, उसमें कमी आती है। और हैलाइडों का सहसंयोजक लक्षण तब बढ़ने लगता है जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं। और ऊपर से नीचे अगर हम वर्ग में गति करते हैं तो जो धातु हैलाइड है उनके आयनिक लक्षण में वृद्धि होती है। अब ये आवर्त सारणी के ऊपर नीचे आगे पीछे वाला आपको पता होना चाहिए। बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो बी वाला ऑप्शन दिया है ना वही गलत है, जिसमें कहा गया है कि दाएं से बाएं चलने पर, बी को पकड़ लीजिए, दाएं से बाएं चलने पर हैलाइडों का आयनिक लक्षण घटता है, जबकि बाएं से दाएं चलने पर, इसको उलट लीजिए, बाएं से दाएं चलने पर हैलाइडों का जो आयनिक लक्षण है वो घटता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 66वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, जिसमें पूछा गया कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस द स्टार्टिंग सबस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन। मतलब इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पुनः पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब आप उसे पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पूछने का मतलब ये है। तो मोम का गलना जो है इसमें हम वापस नहीं कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चीनी का पानी में घुलना, उसमें हम फिर से चीनी और पानी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूध से क्रीम अलग होना, दूध का स्कंदन होना, बताइए इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। दूध का स्कंदन जो है ना वो एक रासायनिक परिवर्तन है,
और ये अगर एक बार हो गया तो जो इसका प्रारंभिक बेसिक सबस्टेंस है वो फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है, आप फिर से दूध को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसमें से हम चुन लेंगे। जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें ये देखा जाता है। इसके बाद 67 को आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पे चलते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं यानी ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है इनकी भी उपकक्षाएं होती हैं। तो निम्नलिखित में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? SPDF आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी की बात की जा रही है। अब इसमें से आप देखकर बताइए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में मैक्सिमम इसमें से होती है? तो पहले S होता है, उसके बाद P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। तो F में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो उस हिसाब से हम चुनेंगे तो C वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। आप बाउ के नियम के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं। S में कितने होते हैं? 2 होते हैं, P में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14 हो सकते हैं। इसके बाद 68वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी प्रकाश बिखर जाता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं या टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 68, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी होगा। यही जो प्रभाव है इसी को तो टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव को आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, मतलब ये हाई स्कूल और इंटर लेवल का है। डी वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखते हैं। कौन सा एक जिंक का अयस्क नहीं है? मतलब जिंक के जो अयस्क है उसको आपको नहीं चुनना है, जो नहीं है वो चुनना है। तो बताइए, जिंकाइट नहीं है, ग्रीनोकाइट नहीं है, जिंक ब्लैंड नहीं है, कैलामाइन नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है इसमें आप पहले ध्यान से देख लीजिए। देखिए बी वाला ऑप्शन इसका बाहर हो जाएगा। ये जो ग्रीनोकाइट है ना, ये कैडमियम का अयस्क है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CDS होता है, तो इससे आप आराम से पहचान सकते हैं कैडमियम और सल्फर की इसमें उपस्थिति होती है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सब जिंक के अयस्क होते हैं। तो बी वाले को हमने चुना, ग्रीनोकाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 70 और पूछा गया कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन के आविष्कारक JJ थॉमसन थे और गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। तो बताएं कि इसमें गलत कौन सा है? तो गलत इसमें वो JJ थॉमसन वाला जो दिया है, इसमें आप देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन, केवल दूसरा इसमें से गलत है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। इसमें जो प्रश्न संख्या 70 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें, इस प्रश्न के सही जो उत्तर है उसमें संशोधन कर लीजिएगा थोड़ा सा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सही सुमेलित जो नहीं है वो हमें तलाशना है, तो हम दोनों को चुनेंगे, यानी दूसरे को भी और तीसरे को भी। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। शुरुआत की बात की जा रही है, जब प्रयोग शुरू होता है तो सबसे पहले सिद्ध वही करते हैं। बाकी JJ थॉमसन के जिम्मे है इलेक्ट्रॉन की खोज करना, और बाकी जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। तो इसमें दूसरा तीसरा दोनों गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ गोल्डस्टीन को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ दिया है, तो डी वाले ऑप्शन को चुनना था। इसके बाद 71वें प्रश्न को देखते हैं। 71वें में आपसे कहा जा रहा है कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये किसके द्वारा परमाणु के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो परमाणु के आकार पर लेकर सबके अपने अपने मत थे। अब इसमें से ये प्लम पुडिंग मॉडल किसका था? नील्स बोर ने दिया था, JJ थॉमसन ने दिया था, डाल्टन ने दिया था या फिर रदरफोर्ड ने दिया था? तो आप जानते हैं कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये असल में थॉमसन का था, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुन लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जिंक सही सुमेलित जो नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है, यानी गलत की तलाश करनी है। तो जिंक जो है ये गैल्वेनाइजेशन इससे जुड़ा हुआ है। टंगस्टन से बर्तन को जोड़ लिया गया है, यूरेनियम से परमाणु बम को जोड़ लिया गया, मतलब ये किस काम में आता है? और मैग्नीशियम को आतिशबाजी वाले काम से जोड़ा गया है, पटाखों में इस्तेमाल होता है। तो अब ये बताएं कि गलत कौन सा है इसमें से। तो टंगस्टन का इस्तेमाल बिजली के बल्ब में होता है, परमाणु बम में, और यहाँ आप देख रहे हैं बर्तन में टंगस्टन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये विद्युत बल्ब में होता है और भी कई काम आता है, लेकिन बर्तन बनाने में नहीं आता है। तो हमने बी वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 72 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। 73 को देखते हैं, कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ है इसमें से? ट्राइनाइट्रोटॉलुइन है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि जितने हैं वो सब विस्फोटक ही तो हैं। ये सारे जो हैं ये विस्फोटक पदार्थ हैं, तो इसमें से हम ई को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको हम किस में नापते हैं? बार में नापते हैं कि डाइन में नापते हैं कि क्यूसेक में नापते हैं? तो बार में नापते हैं, मिली बार और बार में इसका मापन किया जाता है, और ये गैर एसआई मात्रक है, ठीक। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और 75 को देखेंगे। इसमें मापक यंत्रों का नाम दिया है और वो किस काम आता है वो दिया हुआ है। तो कार्डियोग्राम जो है वो हृदय की गति नापता है। गायरोस्कोप जो है ये घूमती हुई वस्तुओं की गति को नाप सकता है। ऑडियोमीटर आवाज़ सुनने वाला यंत्र होता है, और पायरोमीटर से हम विकिरण वाली जो ऊर्जा निकलती है उसके ताप को नाप सकते हैं। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 75, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ऑडियोमीटर वाला ठीक दिया है।
जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें खोजना था, और जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑडियोमीटर वाला है। यही एकमात्र इसमें से हम बाहर कर लेंगे। आवाज़ सुनने के लिए ये काम नहीं आता है, बल्कि ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए काम आता है। ठीक है, ऑडियोमीटर का काम क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को नापना, न कि आवाज़ को सुनना। बाकी जितनी चीज़ें दी हैं वो ठीक है। गायरोस्कोप का काम घूमती चीज़ों की गति को नापना होता है, घूमती हुई वस्तु की ये गति का पता लगा सकता है। पायरोमीटर का काम होता है उच्च तापमान को नापना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, मतलब किस चीज़ के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं? तो रडार से हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। सोनार से लगा सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो डॉपलर प्रभाव से इन चीज़ों का पता लगाते हैं, कौन सी चीज़ पृथ्वी से दूर जा रही है, पास आ रही है, क्या उसकी तत्कालिक स्थिति है। तो डॉपलर प्रभाव इसमें से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 77 को देखते हैं। यहाँ आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो पैमाने का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। मतलब 60 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है इसको आप फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आएगा। और 77 का जो करेक्ट आंसर है, देखिए फ़ारेनहाइट वाला जो सूत्र है उसमें C/5 = F-32/9 होता है, इसी से आप कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ए वाला है वही राइट आंसर होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। इसके बाद 78 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरेनियम समस्थानिक का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली के उत्पादन में किया जाता है? तो ये यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक है, यानी कौन सा आइसोटोप है, बताइए। तो 78 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ये 235 होता है, यूरेनियम 235 के भारी नाभिक पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो इसमें से आप डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं 79 की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लेक्सिकोग्राफी जो है ये शब्दकोश का संकलन होता है, यानी कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज। और एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और इसके अलावा आइकोनोग्राफी जो है इसमें प्रतिमाओं, चित्रकला इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और माउंटेन्स के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप पेडोलॉजी में जाते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 79 को आप देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पेडोलॉजी में हम मृदा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और जो ओरोलॉजी होती है उसमें पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन ही इसमें गलत है, और हमें गलत की तलाश थी तो बाहर कर लेते हैं इसे। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखिए। कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अदरक जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो तना होता है असल में। आलू जो है वो स्तंभ कंद होता है, यानी ट्यूबर होता है। बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं गार्लिक का, यानी लहसुन का। और कॉर्न यूज़ करते हैं जिमी कंद, यानी सूरन का। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो सी वाले ऑप्शन को इसमें पहले देख लीजिए। देखिए ए वाला ऑप्शन जो है इसमें से गलत है। जो अदरक है वो तना नहीं है, ये प्रकंद होता है। ठीक है, जो जिंजर होता है ना वो असल में तना नहीं बल्कि प्रकंद होता है, तो इसमें स्टेम दे रखा है, वो वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। तो ए को हम बाहर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिएगा। मस्तिष्क के किस भाग को संदेश एकत्रित करने का केंद्र माना जाता है? तो ये कौन सा हिस्सा होता है? थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरेब्रम होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। कौन सा इसमें से होता है? तो ये सेरेब्रम होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सेरेब्रम होता है। जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 82। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक नहीं होता है? तो काइमोट्रिप्सिन दिया है, ट्रिप्सिन दिया है, लाइपेज दिया है और पेप्सिन दिया है। अब प्रश्न संख्या 82 जो है इसका करेक्ट आंसर लाइपेज हो जाएगा। इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को बाहर कर दीजिए, लाइपेज। 83 को देखिए। 83 में कहा जा रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, आमाशय है, पित्ताशय है कि अग्न्याशय है? करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ये अग्न्याशय है। ठीक है, ये पेंक्रियाज होता है जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है, आपने पिछले टेस्ट में देखा था। और ये वाली जो है ये दूसरी। इसके बाद प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है, मकड़ियाँ भी सिल्क के प्रोडक्शन में अपना हिस्सा देती है, तो इसे गॉसमीर रेशम कहा जाता है, गॉसमीर सिल्क कहा जाता है। और केवल मादा मच्छर जो है वो खून चूसती है, जबकि स्टोनोद्विद कहा जाता है जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं उनको। इसके बाद हल्दी के पौधे का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं प्रकंद। मतलब हल्दी का जो हिस्सा हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो असल में प्रकंद होता है। तो अब इसमें आप ये बताइए कि कौन सा गलत है। 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चट्टान पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको शैलोद्भिद कहा जाता है, यानी लिथोफाइट्स कहा जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, सी वाला, ये गलत दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जरा बताइए। तो B3 दिया है, B6 दिया है, ए और सी दिया है। आप जानते हैं कि ये पेलाग्रा यानी जो चर्मदाह रोग है ये B3 की कमी से होता है। अब इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम चुन लेंगे। बाकी B6 से खून की कमी हो जाती है, चमड़ी के भी रोग होते हैं, पेशी ऐंठन हो सकती है, जीरोपथैलेमिया और रतौंधी संक्रमण ये सब हो सकता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। फिलहाल ए वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 में पूछा गया कि दूध जो है वो इनमें से जितने भी पोषक तत्व दिए हैं किसका स्रोत नहीं है? कैल्शियम का नहीं है, प्रोटीन का नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, विटामिन सी का नहीं है। बताइए दूध में क्या नहीं पाया जाता है?
तो विटामिन सी का स्रोत दूध नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब दूध में मिलती हैं, लेकिन ये विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो आपको खट्टे फल सेवन करने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग बुझाने के काम में आती है, पोटेशियम साइनाइड से हम लोग चूहा मारते हैं, और एल्यूमिनियम फास्फाइड से हम लोग कीड़े मारने का काम करते हैं। रोडेंटिसाइड जो है इससे हम दाग साफ करने के लिए काम में ले आते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 87, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ये जो रोडेंटिसाइड दिया हुआ है ना, इससे हम कृंतकों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी कीट नियंत्रक रसायन होता है। जो रोडेंट्स होते हैं, कृंतक होते हैं, कुतुरने वाले जीव होते हैं, उन पर हम नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। एक तत्व में न्यूक्लियनों की संख्या जो है वो 38 है। द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है बताइए। तो द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियनों की ही संख्या के बराबर होती है, और न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर ये 38 हो जाएगा, और इसमें से करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या अगर 38 है तो द्रव्यमान संख्या उतनी ही होगी। इसके बाद 89वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके अयस्क की जोड़ी जो है वो सही नहीं है। तो सोने का अयस्क होता है कैल्वेराइट, बेरियम का होता है स्टिबनाइट, मरकरी का होता है पाइरोलुसाइट, और लोहे का होता है सिडेराइट। कौन सा गलत है बताइए। तो देखिए आप 89, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसमें जो बेरियम वाला दिया हुआ है, असल में स्टिबनाइट जो है ये एंटीमनी का अयस्क होता है, और बेरियम के जो अयस्क है उसमें बेराइट आता है, वेदराइट आता है, ये सब आते हैं। ठीक, तो बेरियम वाला ऑप्शन इसमें से हम निकाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 90 को देखिए। इसमें कहा गया कि मार्बल यानी संगमरमर जो कि एक रूपांतरित चट्टान है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसमें कैल्शियम होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन वैसे ही बेकार है। बाकी ए, बी और डी में से बताएं। तो 90 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका हो जाएगा CaCO3, और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा द्रव्य की अवस्था से संबंधित है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इसके अलावा 5वें नंबर पर दिया हुआ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बताइए कि पदार्थ की ये सारी अवस्थाएं, अब इसमें से कौन कौन सी जायज़ अवस्था है और कौन कौन सी ऐसे ही दे दिया है। तो इसमें आप देखें सभी अवस्थाएं हैं। अभी हम लोग कॉमन तरीके से देखते हैं तो सिर्फ 3 ही को ही देखते हैं, लेकिन उसके अलावा चौथी स्टेज होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस आइंस्टीन। यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो रही है। दोनों जने की थ्योरी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। हालांकि ज़्यादा श्रेय आइंस्टीन को मिलता है, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस जी, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और बाद में बोसॉन की खोज होती है, वो सब काम होता है। तो ये जितनी भी 5 अवस्था आप देख रहे हैं, ये सब पदार्थ की ही अवस्था है। तो ई वाले ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट करते हैं। 92 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड। ठीक है, ये ऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड है। तो ये इतना लंबा जो रासायनिक नाम दिया है, ये किस चीज़ का है, मतलब इसको सामान्य तौर पे हम किस नाम से बुलाते हैं। ये तो प्रयोगशाला वाला नाम है। तो इसको हम बेकेलाइट कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं, नियोप्रीन कहते हैं, या पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। 92, देखिए ये बेकेलाइट का इतना भयंकर नाम है, तो उससे अच्छा है हम बेकेलाइट ही बुलाएं, लेकिन पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप इसमें ध्यान से इसे देखिएगा। ये लंबा चौड़ा जो नाम है इसको हमने छोटा करके बेकेलाइट कर दिया है। इसके बाद 93 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि भौतिक राशि और मात्रक दिया है, कौन सी जोड़ी गलत है। तो दाब का मात्रक होता है डाइन और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। बल का होता है न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो आप बताएं गलत कौन सा है। तो ए वाला ऊपर ही दिख रहा है। दाब का मात्रक डाइन कब से होने लगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, डाइन तो बल का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 94 में कहा गया कि कौन से यंत्र का इस्तेमाल करके वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम नापते हैं। तो ये स्पीडोमीटर होता है, या टेकोमीटर होता है, सेक्सटेंट होता है, या ओडोमीटर होता है। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। 94, कितना चल चुकी है गाड़ी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओडोमीटर का। ये जो ओडोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है वाहनों द्वारा चली गई दूरी नापने में। बाकी स्पीडोमीटर का इस्तेमाल गति नापने के लिए किया जाता है। तो डी को हमने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं, डी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। 95 आपसे पूछ रहा था कि कौन सी सदिश राशि है। तो ऊर्जा, आयतन, त्वरण और दाब, मतलब किसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें त्वरण जो है वो सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, आयतन और दाब को अगर आपको दर्शाना है तो उसके लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन त्वरण के लिए यानी एक्सीलरेशन के लिए पड़ती है। सदिश राशियों में आप वेग को भी रखेंगे, बाकी संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है यानी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो पानी में मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वैक्यूम में 0 हो जाती है। सनलाइट जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लेती है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो प्रकाश का वेग जल में अधिकतम होता है, ये वाला कथन जो दिया है ये गलत है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाकी जितने भी माध्यम होते हैं, निर्वात कोई माध्यम ही नहीं है, तो उसमें सबसे अच्छा होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह से व्यवहार करता है, तो उसी रफ्तार में चलता है। इसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, तो माध्यम इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी बाकी सब में कम हो जाएगी।
इसके बाद 97 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि चश्मे की लेंस का जो पावर है वो +4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी यानी f का पता लगाइए। तो ये तो आपको फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल 97 जो है इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? C हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर इसका आएगा, सिंपल है। मतलब डायोप्टर के हिसाब से आप 1/f फोकस दूरी जो है उसको आप रख दीजिए। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप f = 100/p कर सकते हैं, ठीक है। डायोप्टर में या आप अपन डायोप्टर ही लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो कुल मिलाकर 100 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 25 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। तो इसमें से आप 25 को चुन लेंगे। C वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिएगा। 98 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताइए। तो इसमें फिर से आप वही फार्मूला लगाएंगे जो पीछे आपने अभी कुछ देर पहले लगाया था, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें उल्टा काम करना है। उसमें डिग्री सेल्सियस में दिया था, फ़ारेनहाइट में पता करना था। यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में मालूम करना है। तो आप इसमें 40 डिग्री सेल्सियस वाला चुनेंगे, यानी डी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद 99 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 में कहा गया है कि फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है, किस में किया जाता है? तो एंथोलॉजी में किया जाता है। फूलों का अध्ययन हम किस में करते हैं? एंथोलॉजी में करते हैं। बाकी जो है जैसे कि फ्लावरोलॉजी दिया है, ये कोई शाखा होती ही नहीं है। बाकी एग्रोस्टोलॉजी जो है इसमें घास फूस के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हम एथोलॉजी में करते हैं, और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 100 को देखें। ओपेरान की अवधारणा जो है ये जैकब और मोनॉड ने दी थी। एक जीन के एंजाइम की परिकल्पना, माफ कीजिए, एक जीन और एक एंजाइम की जो परिकल्पना है ये बीडल और टैटम की है। विकास का सिद्धांत जो है वो लैमार्क का है, और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रीज का दिया हुआ है। तो इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। 100 को आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। विकास का सिद्धांत लैमार्क ने नहीं दिया है। विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये डार्विन की दी हुई है। तो इसमें से आप सी वाले ऑप्शन को पकड़कर बाहर कर लेंगे। इस पूरे टेस्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका कि उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।